प्री पोस्ट का पहला क्वेश्चन किया था और मैंने आपको नोट करने दिया था या नहीं दिया था? दिया था। और फिर होमवर्क में क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ था और एक्सपेंसेस दिए हुए थे। नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस जोड़कर जीपी निकालना था। उसमें जीपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस जोड़ेंगे तो जीपी आ जाएगा और उस जीपी को हम बांटेंगे सेल्स रेशो में। और बाकी सब तो एक्सपेंसेस दिए हुए थे, कौन सा प्री, कौन सा पोस्ट, कौन सा प्री पोस्ट वगैरह। तो क्या आंसर उसमें आ गया आपको जो गिवन था वो? ठीक है। ओके, चैप्टर कैसा लग रहा है? टफ तो नहीं है? इजी है ना? चलिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो एग्जाम में कई बार आ चुका है। शुरू करें? क्वेश्चन सेकंड निकाल लीजिए। ऑनलाइन जीपी बता दें। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिए हुए, उनको जोड़ लो तो जीपी आ गया। अब क्या बता दो बेटा? सीधे आंसर ही दिया हुआ है। कोई बताने लायक चीज तो बताऊं बेटा? मैंने तरीका बता दिया, और क्या चाहिए? कितने स्टूडेंट का आंसर करेक्ट आ गया था उसमें से इधर? ओके, बाकी ने ट्राई नहीं किया क्या अभी? हाँ, अच्छा, मतलब होमवर्क चेकिंग चालू करनी पड़ेगी। होमवर्क की चेकिंग स्टार्ट करने करनी पड़ेगी। चलिए, तो अब जो होमवर्क मिलेगा ना उसकी चेकिंग शुरू होगी और आपके नाम नोट किए जाएंगे कि आप होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या वो होमवर्क की नोटिंग जो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या आपके पेरेंट तक पहुंचाई जाए? पेरेंट्स से तो डरते होंगे आप। उनका नाम बताओ जिससे आप डरते हो। पेरेंट? मुझसे तो कोई नहीं डरता। मुझसे डरते होते तो होमवर्क करके लाते। बेटा होमवर्क कीजिए। आप सीए में आए हैं। सीए एस बिल्कुल इतनी आसान फील्ड भी नहीं है। उनके लिए बहुत आसान है जो होमवर्क बराबर करते हैं, रेगुलर क्लास में रेगुलर हैं, अटेंटिव हैं। जो भी जितने भी रैंकर आए हैं उनसे जब क्लास में खड़े होकर पूछते हैं कि भाई तुम्हारी रैंक का क्या ज्ञान गणित है, क्या वजह से रैंक लगी, तो सब कुछ एक ही बहुत बोलता है कि हमने स्टडीज़ में कंसिस्टेंसी रखी है। मतलब हमने ऐसा नहीं कि लास्ट के 3 महीने में पढ़ाई कर लेंगे, 4 महीने में देख लेंगे। पहले दिन से आखिरी दिन तक हमने बराबर पढ़ाई की, होमवर्क किया, क्लासेस अटेंड की, क्लासेस मिस नहीं की। सबका मैक्सिमम बच्चों का यही कहना होता था, सारे स्टूडेंट का। तो आपको भी क्लासेस रेगुलर रखनी है और होमवर्क भी रेगुलर करना है। चलिए, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, पार्टनर ऑफ P3 agencies decided to convert the partnership into a private limited company called MA Private Limited with effect from 1 January 98। दो लाइन मिलाकर एक सेंटेंस है। फर्म है P3 एजेंसी, वो अपने फर्म के बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और कंपनी का नाम रखा है MA प्राइवेट लिमिटेड। और ये कन्वर्जन वो कब से चाहते हैं? ऐसा वो कब से चाहते हैं कि कंपनी में कन्वर्ट हो जाए? ऐसा वो 1 जनवरी 98 से ऐसा चाहते हैं। तो मतलब इन्होंने मान ली कि ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कर लिया होगा उन्होंने। कंपनी फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करने की ये डेट, इफेक्टिव डेट दे दी है 1 जनवरी। द कंसिडरेशन वॉज अग्रीड एट 1 करोड़ 17 लाख बेस्ड ऑन द फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 97। और तय हुआ कि कंपनी फर्म को 1 करोड़ 17 लाख देगी। कंपनी बिजनेस खरीदने के लिए फर्म को 1 करोड़ 17 लाख देगी। ये है परचेज कंसिडरेशन, यानी प्रतिफल, यानी प्राइस, जो हमने कल समझी थी। और ये जो तय हुआ है ना, उसको तय करने के लिए उन्होंने बैलेंस शीट का सहारा लिया है। बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में दिखी होगी असेट्स और लायबिलिटी, उसको देखकर उन्होंने बिजनेस खरीदा। तो ये कोई मतलब नहीं रखता कि उन्होंने बैलेंस, ये पीसी निकाला कैसे है, बैलेंस शीट देखकर पीसी निकाला है।
खैर वो हमारे लिए उतना मतलब नहीं रखता, बस 1 करोड़ 17 लाख 1 करोड़ 17 लाख इस परचेस अग्रीड परचेस कंसिडरेशन पेबल बाय कंपनी टू पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है और फर्म की सेपरेट एंटिटी है, तो क्या होगा, दोनों में पार्टनर भले एक ही हो, दोनों में व्यक्ति एक ही हैं, पहले जो पार्टनर थे वही इधर बन जाएंगे शेयर होल्डर, वही बन जाएंगे डायरेक्टर, लेकिन दोनों की लीगल एंटिटी अलग अलग है। तो कंपनी ये ए और बी, यहाँ पार्टनर का नाम लिए हुए नहीं, पर मान लो ए और बी पार्टनर है जिनकी फर्म है मैत्री एजेंसी, इन्होंने कंपनी बना ली एम ए प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, लेकिन ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी की और ये सेपरेट एंटिटी है फर्म की। भले यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, यहाँ ए बी पार्टनर है, यहाँ ए बी डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, तब भी कंपनी और ये बिजनेस ए बी का ही था और यहाँ पर भी ए बी का ही रहेगा, यहाँ पर भी बिजनेस ए बी का था, यहाँ पर भी ए बी का ही रहेगा, लेकिन लीगली ये कंपनी उसको पे करेगी 1 करोड़ 17 लाख तय हुआ है, ठीक है। हाउ एवर, तो ये उन्होंने तय कर लिया कि 1 करोड़ 17 लाख में कंपनी बिजनेस खरीदेगी फर्म से, और ये डील इफेक्टिव कब से होगी, 1 जनवरी 98 से ये डील इफेक्टिव होगी। लेकिन फिर क्या हुआ, however due to some procedural difficulties comma the company could be incorporated only on 1 April, कंपनी कब किस दिन बन पाई, 1 अप्रैल को बन पाई, बीच में कोई टेक्निकल इशू आ गए, कंपनी बनाने में टाइम लग गया, तो कंपनी बन पाई फर्स्ट, तो जनवरी से बिजनेस डील हो गई थी, जनवरी से इफेक्टिव है, तो डेट ऑफ बिजनेस परचेस हो गई 1 जनवरी और डेट ऑफ इनकम होगी 1 अप्रैल, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने। आप 1 अप्रैल को भी चौथा महीना गिन लेते हो क्या, अरे 1 अप्रैल को चौथा महीना गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, तो जनवरी हुआ, फेब हुआ, मार्च खत्म हो गया, 1 अप्रैल को महीना गिनेंगे क्या चौथा, तो कितने महीने हो गए, 3 महीने हो गए प्री इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, 3 महीने हो गए प्री इनकॉर्पोरेशन, और 1 अप्रैल से शुरू हो गया है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मीनवाइल द बिजनेस वॉज कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, इस बीच कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस चलता रहा, कंपनी बन पाई 1 अप्रैल को, लेकिन बिजनेस कंपनी का 1 जनवरी से हो गया था। इस बीच बिजनेस किसने चलाया, जनवरी फरवरी मार्च बिजनेस किसने चलाया, कंपनी तो थी नहीं, डायरेक्टर थे नहीं, शेयर होल्डर थे नहीं, और डायरेक्टर ही बिजनेस चलाता है। 1 अप्रैल से कंपनी बनी है, 1 अप्रैल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब फॉर्मेशन हुआ होगा, उसके बाद कंपनी का बिजनेस चलाएगा डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन उसके पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं थे, तो बिजनेस कौन चला रहा था, प्रमोटर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, जिसका फॉर्मेशन नहीं हुआ था, ये वही लिखा है कि मीनवाइल, इनवाइल मतलब इन्हीं जनवरी फरवरी मार्च में, इन 3 महीनों में कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस चलाता रहा प्रमोटर, एंड द कंसिडरेशन वाज सेटल ऑन दैट डे विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, और ये 1 करोड़ 17 लाख का परचेस कंसिडरेशन चुका दिया गया, किस दिन चुका दिया गया, ऑन दैट डे, ऑन दैट डे मतलब कौन सा डे, 1 अप्रैल, कंपनी बनते ही पीसी पेमेंट कर दिया गया, कंपनी बनते ही 1 करोड़ 17 लाख का पीसी 12% इंटरेस्ट के साथ चुका दिया गया। तो बताओ पीसी कब ड्यू रहा, कितने महीने ड्यू रहा, जनवरी को बिजनेस खरीद लिया था, तो जनवरी से पीसी ड्यू हो गया, जनवरी पीसी रहा, फेब रहा, मार्च रहा, 3 महीने बाद पेमेंट हो गया, मतलब कंपनी बनते ही पीसी पेमेंट हो गया, तो ड्यू रहा सिर्फ प्री पीरियड में, तो इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा 1 करोड़ 17 लाख पर, 1 करोड़ 17 लाख पर रेट क्या है 12% से 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होता है, 3,51,000 का इंटरेस्ट देना पड़ा होगा कंपनी को डिले के लिए, डिले हुआ है 3 महीने का, यस 3 महीने का डिले बेटा ऑनलाइन, तो 351 का इंटरेस्ट दिया होगा कंपनी ने उस फर्म को डिले के लिए, तो ये इंटरेस्ट पूरा पूरा प्री में जाएगा, प्री में क्यों जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि 1 अप्रैल को कंपनी बनते ही पीसी का पेमेंट कर दिया गया, मतलब कंपनी बनने के बाद पीसी ड्यू रहा ही नहीं, तो कंपनी बनने के बाद इंटरेस्ट लगा ही नहीं, क्योंकि कंपनी बनने के बाद पेमेंट हो चुका था, तो पीसी ड्यू रहा ही नहीं, तो डिले हुआ ही नहीं, तो ब्याज लगेगा ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट 351 चले जाएगा प्री पीरियड में, ठीक है। द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट वर्क कंटिन्यू बाय द कंपनी, बुक्स वही की वही चलने दी उन्होंने, सेम बुक्स, 1 जनवरी से बुक खोली तो बुक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई बुक्स वही चली आ रही है, विच closed its account for the first time on 31st March 1999, पहली बार बुक क्लोज की गई 31 मार्च 89 को, 31 मार्च 89 को बुक क्लोज की गई, बुक शुरू हुई है 1 जनवरी से, ध्यान देना 1 जनवरी, और 1 जनवरी 98 ये डेट है 1 जनवरी 98, और ये बुक क्लोज की गई 31 मार्च 99, कितने मंथ हो रहे, आपको मंथ गिनने आते हैं,
जनवरी 98 से मार्च 99, 15 मंथ, 15 महीने हो गए। इन्होंने बुक्स खोली थी 1 जनवरी 98 को और पहली बार क्लोज की 31 मार्च 99 को, मतलब 15 महीने तक बुक्स ओपन रखी, 15 महीने तक एक ही बुक्स चलाते रहे, 15 मंथ तक एक ही बुक चलती रही। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या पीएनएल 15 महीने का बनाए, 16 महीने का बनाए? बेटा कितने महीने की जनरली बुक्स बनती है? 12 मंथ। ये तो 15 महीने की बुक्स तैयार कर ली है। वेरी गुड। पहले साल कंपनी को ये अलाउड रहता है कि आपको कंपनी लॉ में पढ़ाया जाएगा, शायद ज़रूरत न भी पड़े, पर फर्स्ट ईयर तक ये, पहले साल में कंपनी को ये कंपल्सन नहीं होता कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट वो 12 मंथ में क्लोज कर ले। वो अपनी बुक्स को 12 मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए एक्सटेंड कर सकती है, और इसने वही किया है। जो बुक्स ओपन की 1 जनवरी को, जनवरी गया, फेब गया, मार्च गया, 3 महीने हो गए, अप्रैल से फिर वही, अप्रैल से कि मार्च, फिर 12 महीने और, पूरे 15 महीने तक बुक्स एक ही रखी। तो नीचे जो डेटा दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसमें जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, अमाउंट है, सारे फिगर्स हैं, वो 12 महीने के नहीं बल्कि 15 महीनों के हैं। जनवरी 98 से मार्च 99। ठीक है बेटा, लिखा है the same books of account were continued by the company which closed its account for the first time on 31st March 9 and prepared the following summarized P&L। ये P&L बना रखा है। ये P&L, ये सेल कितने महीनों की है? 15 महीनों की। सारे खर्चे कितने महीनों के हैं? 15 महीनों के। जनरली 12 महीने के होते हैं, पर इस क्वेश्चन में 15 मंथ का डेटा हमको दिया हुआ है। जैसे COGS दिया है, सैलरी दी है, डेप्रिसिएशन दिया है, एडवर्टीजमेंट दिया है, डिस्काउंट दिया है, MD's रिम्यूनरेशन, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस कम शोरूम रेंट, इंटरेस्ट, और ये सारे खर्चे का टोटल 2,14,83,000 है। और सेल में से उन्होंने सारे खर्चों का टोटल घटा के नेट प्रॉफिट निकाल दिया। नेट प्रॉफिट है 19 लाख, 19,17 का नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट पूरे 15 महीनों का है, पर हमें ये प्रॉफिट को प्री पोस्ट में सेग्रीगेट करना होगा, प्री पोस्ट में बांटना होगा। अभी प्री पोस्ट में बंटावा नहीं है, करना है, और उसके लिए हमको दी गई है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान रखें, ये जो P&L दिया है ये 15 मंथ का है, क्योंकि उन्होंने बुक्स 15 महीने तक खुली रखी है और एक ही बुक चलती रहने दी है। पूरे 15 महीने बुक्स एक ही खुली रही, तो ये सारा डेटा है, सारा अमाउंट भी 15 मंथ का है, ये नेट प्रॉफिट भी 15 मंथ का है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये फर्स्ट फाइव लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज ओनली बोरिंग वॉज ए लोन ऑफ 50 लाख एट 12% पर एनम टू पे द PC ड्यू टू द फर्म। कंपनी ने PC के पेमेंट के लिए 50 लाख का लोन लिया। कंपनी की एकमात्र बोरिंग है, ओनली बोरिंग, ओनली वन बोरिंग, वो है 50 लाख की। और वो कंपनी ने बोरिंग, वो 50 लाख का लोन क्यों लिया है? PC चुकाने के लिए। PC किस दिन चुकाया? 1 अप्रैल को। तो लोन भी किस दिन लिया होगा? यदि PC चुकाने के लिए लोन लिया, चूंकि क्वेश्चन ने कहा था PC होता ना, हमने पढ़ा था, एंड द कंसिडरेशन वाज सेटल ऑन दैट डे, लिखा था 1 अप्रैल को कंपनी बनी। Meanwhile, the business was continuing on behalf of company and the consideration was settled on that day. That day मतलब 1 अप्रैल को PC चुका दिया गया, और उसी दिन कंपनी ने नया लोन लिया होगा। तो 50 लाख का लोन कब लिया? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को कंपनी बन चुकी थी, तो ये लोन कब लिया? कंपनी बनने के बाद। तो इस पर जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट बनेगा, वो पूरा पूरा पोस्ट में जाएगा, क्योंकि लोन लिया ही कंपनी बनने के बाद किया गया, तो उसका इंटरेस्ट भी कंपनी बनने के बाद के टाइम पीरियड में लिया जाएगा। तो 50 लाख पर 12% से, 50 लाख पर 12% से इंटरेस्ट 6 लाख हुआ पूरे साल भर का। 6 लाख का लोन, 6 लाख रुपीस का इंटरेस्ट ऑन लोन है 50 लाख रुपीस पर, और ये लोन लिया गया 1 अप्रैल के बाद। 1 अप्रैल को लिया गया, तो ये इंटरेस्ट भी 1 अप्रैल के बाद मतलब पोस्ट में आएगा। तो देखिए, आपको ध्यान है, 2 इंटरेस्ट निकल गए। 351 इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट ऑन PC, वो प्री में आएगा, और 6 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन। कुल इंटरेस्ट कितना हुआ? 950। ये देखो इंटरेस्ट क्वेश्चन ने कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 951। ये इंटरेस्ट कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन PC या इंटरेस्ट ऑन लोन? ये दोनों को मिलाकर टोटल इंटरेस्ट है। इसको हमें बांटना है प्री पोस्ट में। देखते हैं, अभी हमने समझ तो लिया है, देखते हैं फिर से। तो 50 लाख का लोन कंपनी ने लिया है 1 अप्रैल को, वो PC चुकाने के लिए, और इस पर 12% ब्याज लगेगा।
फिर कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल ऑफ द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 98। कंपनी की सेल डबल हो गई कब से? 1 अप्रैल से कंपनी की सेल डबल हो गई। मतलब यदि अप्रैल के पहले वन रुपीज पर मंथ थी, तो अप्रैल से 2 रुपीज पर मंथ हो गई। ये इंफॉर्मेशन हमें काम आएगी सेल्स रेशो निकालने में। और फिर लिखा है बट सैलरीज ट्रिबल्ड फ्रॉम दैट डेट, लेकिन सैलरी उस दिन से 3 गुना हो गई। यदि सैलरी पहले 1 रुपीज पर मंथ थी, अब 3 रुपीज पर मंथ हो गई। ये इंफॉर्मेशन काम आएगी सैलरी को बांटने में। फिर इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई 98 फॉर विच ए रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ वॉज पेड। इन्होंने कंपनी ने एक नया प्रीमाइसेस किराए पर लिया, एडिशनल प्रीमाइसेस किराए पे लिया है, जिसका किराया 30,000 पर मंथ है। ये कब से किराए पे लिया? जुलाई 98। मतलब कंपनी बन गई 1 अप्रैल को। अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया। कंपनी ने जुलाई से प्रीमाइसेस किराए पे लिया है 30,000 पर मंथ। यदि जुलाई से किराए पे लिया तो ये किराया जो एडिशनल प्रीमाइसेस का किराया है, एडिशनल प्रीमाइसेस का, ये तो प्रीमाइसेस लिया ही गया है कंपनी बनने के बाद पोस्ट पीरियड में, तो ये किराया पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा, पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा। और बचा हुआ किराया ओल्ड प्रीमाइसेस का, ये नया प्रीमाइसेस अलग करो, नए प्रीमाइसेस का किराया अलग करो, वो पोस्ट में जाएगा। बचा हुआ ओल्ड प्रीमाइसेस का किराया टाइम रेशो बढ़ जाएगा। देखते हैं क्या हमने बेसिक में क्वेश्चन किए हैं। ऐसे क्वेश्चन बेसिक में आए थे। बस आपको स्टेटमेंट बनाना है। चलो हम बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ने के लिए 2 मिनट और देता हूँ, 2 से 3 मिनट, यानी 4-5 मिनट, 5 मिनट दिए आपको पढ़ने के लिए। आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए 5 मिनट में, क्योंकि मैंने पढ़ा है थोड़ी स्पीड से। अब एक बार आपको आराम से क्वेश्चन को समझते हुए पढ़ लेना चाहिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं इसका फॉर्मेटिंग तैयार कर लेता हूँ। तब तक मैं इसका फॉर्मेट तैयार करता हूँ। आप सिर्फ समझेंगे, पढ़ेंगे। नहीं, लिखना तो नहीं चाहिए। मैंने कहा था भाई एक क्वेश्चन लिख लो, वो लिख लिया। अब तो आपको सिर्फ समझना चाहिए। देखिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो है नहीं। कंपनी ने बिजनेस खरीद लिया है 1 जनवरी से। कंपनी बन गई है 1 अप्रैल को। और बुक्स क्लोज हुई है मार्च 99 को। ये हो गए 15 महीने। 15 महीनों में 3 महीने प्री में आ रहे हैं, और 12 महीने 3 मंथ इन प्री, 12 मंथ इन पोस्ट। ये तो आपने निकाल ही लिया होगा। अच्छा, सेल रेशियो भी निकाल जाएंगे।
सेल रेशियो के लिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत इजी सी। सैलरी के लिए भी रेशियो निकल जाएगा इजीली। इंटरेस्ट को प्री पोस्ट में बांटना मुश्किल काम नहीं है। हमारे इंटरेस्ट में दो इंटरेस्ट बटे हुए हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन पीसी, एक इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे वर्किंग नोट में। अभी आपको समझ में नहीं आया हो तो समझ में आ जाएगा जब मैं वर्किंग बनाऊंगा। रेंट को भी बहुत इजीली हम अलग अलग कर लेंगे। जो रेंट नया प्रीमाइसेस का है नया प्रीमाइसेस लिया गया पोस्ट पीरियड में कंपनी बनने के बाद, तो उसका रेंट पूरा पोस्ट में आएगा, लेकिन बचा हुआ रेंट ओल्ड प्रीमाइसेस का बचेगा, उसको 3 और 12 के टाइम रेशियो में बांट देंगे। तो क्या मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकता हूं? ठीक है, आपको नोट करने की इच्छा है क्या? मेरा मानना है कि आप घर जाके इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। जिसको सॉल्व नहीं करना है वो पीडीएफ को कॉपी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप यदि उसको कॉपी करते हैं, देखिए सबका, हम हर स्टूडेंट का बहुत अच्छा चाहते हैं लेकिन उसके बाद की कमान आपके हाथों में है कि आप अपने आप के अच्छा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप यदि कॉपी भर कर लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब आप डेफिनेटली मेहनत से बचना चाहते हैं। और आप जान ले, सीए में एफर्ट्स का कोई अल्टरनेट नहीं है। सीए में लक से पास हो जाए, ऐसे 100 में से एक होगा। लक से पास होने वाले बहुत कम होते, थोड़ी पढ़ाई तो उसको भी करनी पड़ती है लक से पास होने के लिए भी, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर एफर्ट्स की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। और एफर्ट्स आखिरी में कुछ नहीं कर पाओगे, अभी से स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो अभी से आप क्वेश्चन को सिर्फ अभी समझें और घर जाके सेम डे इसको आपको सॉल्व करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर नहीं करना है तो वो बेटा आपकी इच्छा, फिर आप चाहो तो घर पे जाकर इसको कॉपी भी कर सकते हो। पर मैं अभी आप कोशिश करूंगा, आप अभी इसको नोट ना करें, कॉपी करना भी है तो घर जाके कर लेना। मैं अभी स्पीड थोड़ी फास्ट रखूंगा तो हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। आधा टाइम मुझे देना पड़ता है आपके नोटिंग में, वो देना नहीं पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा वर्किंग नोट नंबर 1। ये हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्लास वर्क। मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले बनाना है, इसमें वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा बनेंगे। सबसे पहले बेटा टाइम रेशियो निकाल देना चाहिए। टाइम रेशियो, टाइम रेशियो ये है प्री पीरियड, ये है बेटा, आपको वहां सीधे मंथ लिखना है, नंबर ऑफ मंथ। जनवरी से बिजनेस खरीदा, 1 जनवरी 98 को, जनवरी गया, फेब गया, मार्च गया, 1 अप्रैल को कंपनी बन गई, तो 3 महीने रहे कंपनी बनने के पहले के। और 1 अप्रैल से कंपनी बनी है, 1 अप्रैल से शुरू हो गया है पोस्ट पीरियड कंपनी बनने के बाद का, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गया है डेटा। और अप्रैल से मार्च मतलब 12 महीने और बुक्स गई है, तो कुल बुक्स बनी है। उन्होंने बुक शुरू की थी 15 महीने पहले से, एंड की 15 महीने बाद। तो ये रेशो आ गया, इसको हम शॉर्ट करें 1:4 रहा टाइम रेशो। फिर वर्किंग नंबर 2 सेल्स रेशो। बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं है मंथ 1 गिनने में? जो मैंने बताया डायरेक्टली लिख के बताऊं क्या, जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से मार्च, ऐसा नहीं ना? फिर बेटा सेल रेशो, सेल रेशो यहां पर निकालना पड़ेगा। सेल डबल हो गई है फ्रॉम 1 अप्रैल, अप्रैल से सेल डबल हो गई है। क्या रेशो आपने निकाला है? क्या आया? 1:8, बिल्कुल सही है। तो बेटा उसमें मैं पूरे 15 महीने लिखूं तो भी चलेगा, पर चूंकि यहां पर पूरे 15 लिखूं, ये महीना ऐसे 15 बार लिखूं, या थोड़ा शॉर्टकट लगा दूं? बेटा मैं यहां पर शॉर्टकट लगा रहा हूं, देखो यहां मैंने लिखा नंबर ऑफ मंथ, यहाँ 3 महीना है और यहाँ 12 महीना है, इनटू सेल्स पर मंथ। एज्यूम की मैंने कितने रुपये मानू बताओ? एट द रेट ऑफ, यदि 1 रुपीज पर मंथ थी प्री पीरियड में, कंपनी बनने के बाद 1 अप्रैल से सेल डबल हो गई। क्वेश्चन में गिवन है 1 अप्रैल से सेल डबल हो गई, लिखा है कि नहीं लिखा है? सेल डबल्ड फ्रॉम 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को कंपनी बनी, यहां से सेल पर मंथ 2 रुपीज हो गई पर मंथ। इधर महीने हैं 3 और सेल 1 रुपया पर मंथ, इधर महीने हैं 12 और सेल 2 रुपये महीना है। तो यहाँ पर 3 महीने की सेल यदि 3 रुपये है, तो इधर 12 महीने की सेल 24 है। तो रेशो क्या आ गया? 1:8 आ गया रेशो। ये रहा सेल्स रेशो। वर्किंग नोट नंबर 3, रेशो फॉर सैलरी निकाल दूं। रेशो फॉर सैलरी
सैलरी को बांटने के लिए, बस वहाँ सैलरी ट्रिपल हो गई। वही प्री पीरियड, वही पोस्ट पीरियड, बहुत आसान। मैंने यहाँ लिखे नंबर ऑफ मंथ्स, इधर 3 महीना थे, इधर 12 महीना है, 12 मंथ है, इनटू सैलरी पर मंथ। अज्यूम सैलरी पर मंथ, अज्यूम बेटा यदि यहाँ सैलरी 1 रुपीज़ पर मंथ थी तो 1 अप्रैल से सैलरी ट्रिपल्ड हो गई, यानी वो 3 रुपीज़ पर मंथ हो गई। स्टाफ बढ़ गया होगा, सैलरी में हाइक दे दिया होगा, सैलरी ट्रिपल हो गई। तो यहाँ पर 1 महीने की सैलरी 1 तो 3 महीने की 3, यहाँ पर 1 महीने की सैलरी 3 तो 12 महीने की 36। ये आ गया रेशो फॉर सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आ गया रेशो फॉर सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये है रेशो फॉर सैलरी। फिर वर्किंग नोट नंबर 4, अब किस लिए बनाए? रेंट के लिए बना लेते हैं। चलिए रेंट के लिए, बेटा रेंट मैंने फिर से लिखा प्री एंड रेंट ऑफ न्यू प्रीमाइसेस। बेटा ये प्रीमाइसेस 30,000 रुपये महीने पे लिया गया, ये लिया गया, कंपनी बनी अप्रैल में, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर से प्रॉपर्टी किराए पे ली गई। बेटा ये प्रॉपर्टी सितंबर से ली गई, मतलब कंपनी बनने की भी 4 जुलाई से ली गई। अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई से, कंपनी बनने के 3 महीने बाद से। तो ये किराया तो प्योरली पोस्ट का है, तो इनटू कितने मंथ हुए? 9 मंथ किराया लगा न्यू प्रीमाइसेस का। ये पूरा पूरा पोस्ट में जाएगा, प्री में जाएगा ही नहीं, इसको किसी में बांटेंगे नहीं। लेकिन बैलेंस रेंट, बैलेंस रेंट है ऑफ ओल्ड प्रीमाइसेस, पुराना प्रीमाइसेस, ये तो पूरे 15 महीने रहा होगा। ये पुराना प्रीमाइसेस तो पूरे 15 महीना इसका किराया लगा होगा, उसमें 3 मंथ प्री में आ रहे हैं, मतलब उसको 1:2। तो बैलेंस रेंट बेटा था कितना, कुल रेंट कितना? 7 माइनस 270 रेंट ऑफ न्यू प्रीमाइसेस, बचा 450। ये बचा रेंट ऑफ ओल्ड प्रीमाइसेस। ये प्रीमाइसेस 3 महीने जब कंपनी नहीं बनी तब भी था, और जब कंपनी बन गई 12 महीने तब भी था। तो इसको बांटेंगे इन टाइम रेशो, इन टाइम रेशो 1:4। हम बेसिक में से क्वेश्चन कवर कर चुके। तो प्री का रेंट टोटल 90 रहा, 6 लाख। ये रेंट पोस्ट का रहा। इस तरह से हमने रेंट को प्री पोस्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो आपने बेसिक क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको फर्स्ट और सेकंड, उसमें ये पॉइंट कवर है। ये हमने रेंट को बांट दिया प्री और पोस्ट में। वर्किंग नंबर 5, इंटरेस्ट का वर्किंग नोट। ये देखो ध्यान से समझना। इंटरेस्ट बेटा 1 जनवरी 98 को बिजनेस खरीदा, 1 अप्रैल 98 को इनकॉर्पोरेशन हुआ, और यहाँ पर पीसी का पेड भी हो गया, और यहाँ एक नया लोन लिया गया पीसी चुकाने के लिए। यहाँ तक 1,17,00,000 ड्यू रहा, और यहाँ से 50 लाख का लोन ले लिया गया। तो ये 1,17,00,000 कितने महीने ड्यू रहा? जनवरी 98 से अप्रैल 98, 3 महीने। तो इस 1,17,00,000 पे इंटरेस्ट 3 महीने का रहा, 3,03,51 का इंटरेस्ट। आप निकालो 1,17,00,000 पर 12% से 3 मंथ का इंटरेस्ट, तो 351 आएगा। तो 351 इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन पीसी, और 50 लाख का लोन लिया गया जिस पर 12% से ब्याज साल भर का 6 लाख। ये है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये पीसी कंपनी बनने के पहले पहले पे ऑफ हो गया, तो ये इंटरेस्ट भी कंपनी बनने के पहले का है। ये पूरा पूरा इंटरेस्ट प्री में जाएगा, और ये लोन लिया गया कंपनी बनने के बाद 1 अप्रैल 98 को ये पीसी चुकाने के लिए ये लोन लिया गया।
तो ये लोन लिया गया कंपनी बनने के बाद, तो इस पर जो 50 लाख पर 6 लाख का ब्याज लगेगा 12% से, वो इंटरेस्ट जाएगा पूरा पूरा पोस्ट में। ये आपका इंटरेस्ट का बाइफिकेशन हो गया 951 का। इंटरेस्ट क्वेश्चन ने दिया भी 951 है, उसमें से 351 प्री में और 6 लाख पोस्ट में जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं अच्छे से वर्किंग नोट में, ये मैंने समझाया था रफली। अब देखिए, वैसे तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए बेटा, ये प्री पीरियड, ये पोस्ट, ये बेटा सबसे पहला है, इसमें इंटरेस्ट ऑन पीसी। पीसी 1 जनवरी 98 को ड्यू हुआ और 31 मार्च 98 को पे ऑफ हो गया, 3 महीने रहा। तो कितने मंथ? 3 महीने पीसी ड्यू रहा। पीसी ड्यू 3 मंथ्स, उसके बाद तो पीसी का पेमेंट हो गया। मतलब कंपनी बनने के बाद पीसी ड्यू रहा ही नहीं, तो ये इंटरेस्ट कंपनी बनने के बाद जाएगा ही नहीं। इस पर 12% से 3/12, 350, ये हमने अभी नहीं लिया। ये इंटरेस्ट ऑन पीसी सिर्फ प्री में जाएगा, क्योंकि कंपनी बनते ही पीसी का पेमेंट हो गया। क्योंकि पीसी चुकाने के लिए जो पीसी का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए कंपनी लोन लाए, शेयर लाए, जो भी करें। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो पार्टनर को 1 करोड़ 17 लाख का पेमेंट करने के लिए कंपनी ने लोन लिया 50 लाख का। ये 50 लाख का लोन कब से लिया है? फ्रॉम 1 अप्रैल से लोन लिया है, से 31 मार्च का ब्याज लगेगा। तो 50 लाख पर 12% से वही साल भर का, क्योंकि ये लोन लिया गया कंपनी बनने के 1 अप्रैल को लोन लिया गया, क्योंकि पीसी का पेमेंट भी उधर ही हुआ 1 अप्रैल को, तो लोन भी लिया गया 50 लाख 1 अप्रैल को। कंपनी बनने के बाद तो पूरा पूरा इंटरेस्ट प्री में जाएगा। तो कुल इंटरेस्ट 351 का इंटरेस्ट तो प्री में आ गया और 6 लाख का इंटरेस्ट पोस्ट में आ गया। बस, एनी डाउट? ये हमने इंटरेस्ट को बांट दिया प्री पोस्ट में। अब कुछ वर्किंग बची नहीं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, जीपी निकालेंगे वर्किंग नंबर 6। जीपी सेल गिवन है 2 करोड़ 34 लाख, सीओजीएस 1 करोड़, क्या गया जीपी, बस ये आ गया जीपी, सेल माइनस सीओजीएस। बस वर्किंग नोट पर 6 खत्म। अब आपका मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। इसमें किसी में भी बेटा कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी बोल दें। इजी है, जो हमने बेसिक पढ़ा उससे हटके कुछ भी नहीं है, जो पढ़ा उसी में से है बेटा। अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एमए प्राइवेट लिमिटेड। क्या लिखूं? फॉर द ईयर एंडेड लिखूं या फॉर द पीरियड एंडेड? ईयर तो लिख नहीं सकता, क्योंकि यहां पर ईयर है या 15 महीने है। यहाँ 15 महीने, कहीं 15 महीने होंगे, कहीं 6 महीने, कहीं 8 महीने, इसलिए ईयर लिखना यहाँ पर हमेशा रिस्की होगा। तो हमेशा ईयर नहीं लिख सकते जब तक ईयर ना दिख जाए। यहाँ ईयर है या 15 मंथ, तो हम फॉर द ईयर एंडेड कैसे लिख सकते हैं? फॉर द 15 मंथ पीरियड ended on 31 March 99। फॉर द ईयर एंडेड लिखा है, ईयर मतलब 12 मंथ एंडेड या 15 मंथ एंडेड? 15 मंथ एंडेड ऑन 31 मार्च 99। ये 12 महीने नहीं, 15 महीने का हमने बनाया पीरियड। ठीक है,
पर्टिकुलर बेसिस ऑफ अपॉर्चन, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखें जो भी चलेगा, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यहाँ पर प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। यहाँ पर बेटा सबसे पहले क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जीपी, जीपी बटेगा सेल्स रेशो में, सेल रेशो 1:8 था, ऊपर निकाल चुके हैं इसलिए कहाँ से आया लिखने की जरूरत नहीं। सेल रेशो जीपी था 70,20,000, इसको बांटना होगा 1:8 में, $780। हाँ बेटा पीरियड एंडेड भी लिख सकते हैं, पर लेकिन जो मैंने लिखा हो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि ये पीरियड एंडेड लिख सकते हो, लेकिन पीरियड 15 महीने का है तो 15 महीने लिखने में और अच्छा है ना, कुछ अच्छा करना ज़्यादा बेहतर है ना बेटा कम करने से। हाँ अच्छा, अदर इनकम कुछ है क्या, अदर इनकम, अदर इनकम कंपनी की है ही नहीं कुछ अदर देन दैट, तो यही हो गया कंपनी की टोटल इनकम ए, यही कंपनी की होगी टोटल इनकम 7,80,000, यही होगी टोटल इनकम, और 62,00,000 62,40,000, ये हो गया टोटल ए। अब इसके बाद शुरू होगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में नंबर 1 एक्सपेंसेस सैलरी है क्या, सैलरी बेटा इसका रेशो वर्किंग नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर 3 था, सैलरी का रेशो 1:12 था, रेशो फॉर सैलरी वर्किंग नंबर 3 1:12, वर्किंग नोट 3 1:12, 90,000 और ओ 90,000 तो प्री में आया और 1080 पोस्ट में आ गया, ये हमने सैलरी को बांट दिया 1:12 के रेशो में, क्योंकि सैलरी कंपनी बनने के बाद पर मंथ ट्रिपल हो गई थी। अगला क्या है, टाइम रेशो, टाइम रेशो 1:, ये हमने डेप्रेशन को बांट दिया टाइम रेशो में। इसके बाद सेल रेशो, सेल्स रेशो बेटा रेशो 1:8, 78,000 और 6,24,624, और बोलिए डिस्काउंट का कनेक्शन तो सेल से होता है, सेल रेशो 130, 130, 10, ये हमने डिस्काउंट को बांट दिया सेल्स रेशो में। एमडीज रिम्यूनरेशन, यस, डायरेक्ट कोई रेशो की आवश्यकता नहीं, सीधे पोस्ट में डाल दो 90, डायरेक्टर का अपॉइंट होता है कंपनी बनने के बाद, उसकी रिम्यूनरेशन को डायरेक्ट पोस्ट में डाल दिया। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, टाइम रेशो, यस, टाइम रेशो हमारा था 1:4, 20, 24 एंड 96, बस खत्म। रेंट का हमने बना रखा है वर्किंग नोट नंबर, रेंट हमने बांट रखा है ऐसे है ना, 90,000 प्री में और 630 पोस्ट में, 90 प्री में 630 पोस्ट में, वर्किंग नोट नंबर 4 कितना था, और 630, ये हमने रेंट बांट दिया इस पर वर्किंग नोट। लास्ट में इंटरेस्ट ऑन पीसी,
अच्छा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट में किसी नहीं, इंटरेस्ट। इसका वर्किंग नंबर 5 बनाए क्या? 351 तो प्री में आया था, और 6 लाख पोस्ट में आया था। बस ये टोटल हो गया। टोटल बी, एक्सपेंसेस का टोटल, यानी टोटल बी, इन सब का टोटल करो 799, करेक्ट। 43,04,000 ऑनलाइन क्लास जेन, टोटल बी। ये टोटल आ रहा है, ये 19,000 का लॉस है, और प्रॉफिट 1936, ये प्रॉफिट आ गया बस। प्री में 19 का लॉस, पोस्ट में 1936 का प्रॉफिट। अब लॉस को किस में भेजेंगे? प्रॉफिट होता तो जाता कैपिटल रिजर्व में, तो लॉस को कहां भेजें? हम्म, लॉस जो हुआ है प्री इनकॉर्पोरेशन, उसको कहां भेजना चाहिए? यदि प्रॉफिट होता तो ये प्रॉफिट जाता कैपिटल रिजर्व में, पर ये लॉस है, ये गुडविल में जाता है, ये सही है, पर ये आपको नॉलेज कैसे है? अ, इसको समझाना अपने आप में एक कथा खोलना है, पूरी कथा बांचनी पड़ेगी, मतलब बहुत बड़ा एक पॉइंट यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा गुडविल को लेकर के, जो इस इनिशियल लेवल पर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, मुझे पता है, लेकिन अभी आप और हम बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं, आप समझने के लिए और मैं समझाने के लिए, तो मुझे इसमें अभी बताना थोड़ा रिस्की है कि मैं इसको समझाऊं। मैं जानता हूँ कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, पर सबको नहीं आएगा, ये भी मैं जानता हूँ बेटा, क्योंकि अभी आप और हम बिल्कुल नए नए हैं। शायद उन्होंने क्वेश्चन में फिर पूछा भी है थ्योरी में, आप क्वेश्चन पढ़िए लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में पूछा भी कि आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट एक्सप्लेन भी करना है, राइट भी करना है, हाउ suggest how this pre-incorporation profit should be dealt with in, कैसे इनको डील किया जाए, कैसे इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीट किया जाए, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो, ये क्वेश्चन ने पूछा भी है, ये मुझे लिखवाना भी पड़ेगा कि, पर उन्होंने प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस का पूछा है या प्रॉफिट का पूछा है? हाउ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आर टू बी डेल्ट विद, प्रॉफिट के लिए पूछा है, लॉस के लिए पूछा, यहाँ तो लॉस आ गया, पर पूछा थ्योरी में किसके लिए है, तो प्रॉफिट का लिख के आ जाओ, प्रॉफिट शुड बी, तो क्या लिखेंगे? हाउ, या ये लिखिए ट्रीटमेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ये क्वेश्चन ने पूछा है, प्रॉफिट का पूछा है, हम प्रॉफिट का लिख के भी जाएंगे, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 दिस प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लिख के आएंगे. दिस प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस इट शुड बी, या इट शुड बी ट्रांसफर to a restricted reserve, that is capital, बस ये कर दो अंडरलाइन. ये प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व में. ये पूछा उन्होंने हमसे थ्योरी में, बस. और लॉस का मैं भी बता नहीं पाऊंगा, आके देखेंगे. बेवजह आ बेल मुझे मार, पंगा मत लो. तो इसलिए हम इसको आगे समझेंगे जब आपकी और मेरी ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी. और बस इसका लिख सकते हैं, इफ प्री इनकॉर्पोरेशन लॉस, if pre-incorporation loss it may be debited to goodwill account. ये लॉस गुडविल में डेबिट हो सकता है, और it can be set off from revenue profit, that is profit and loss account. इसको हम गुडविल में डेबिट भी करके दिखा सकते हैं, या इसको हमारे प्रॉफिट से सेटअप भी कर सकते हैं. इस लॉस को हम पोस्ट वाले प्रॉफिट से सेटअप भी कर सकते हैं. या तो गुडविल में डेबिट कर दो, या पोस्ट वाले प्रॉफिट से, रेवेन्यू प्रॉफिट यानी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से सेटअप भी कर सकते हैं. हाँ, जो हमारा प्रॉफिट पोस्ट पीरियड का है उस प्रॉफिट से ये लॉस सेटअप भी कर सकते हैं. ये मैंने ट्रीटमेंट लिखवा तो दिया कि गुडविल में डेबिट कर सकते हैं या पोस्ट वाले प्रॉफिट से इस लॉस को सेटअप. मतलब ये प्रॉफिट जो हमारा ये प्री का लॉस है और ये पोस्ट का प्रॉफिट, हम ये प्रॉफिट जो पोस्ट का है 1936, इस प्रॉफिट से ये लॉस सेटअप भी कर सकते हैं. तो प्रॉफिट कितना बचेगा फिर? 19,36,000 के प्रॉफिट में से 19 का लॉस सेटअप हो जाएगा, तो प्रॉफिट अपने आप कम हो जाएगा. वो भी कर सकते हो और इसको गुडविल में डेबिट भी कर सकते हो. कोई डाउट? कोई डाउट? जल्दी से डाउट सोच ले इस क्वेश्चन में, कहाँ का क्या क्या डाउट है. देखो, तब तक मैं एक राउंड लगाता हूँ पीछे तक, किसको भी डाउट हो तो पूछ ले.
संजना, अगर प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ऐड करते हैं तो लॉस को माइनस भी कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में से। बेटा कैपिटल रिजर्व है ही नहीं ना अपने पास, ये तो कंपनी का फर्स्ट ईयर है, कोई कैपिटल प्रॉफिट होगा ही नहीं, कैपिटल रिजर्व कंपनी के पास होगा ही नहीं ना बेटा। हाँ, आपका एक डाउट है कि आपको मैंने ऑडिट फीस के बारे में बताया है, शायद भूल गए हो शायद याद हो। एक कंपनी ऑडिट फीस होती है जो टैक्स ऑडिट होती है। कंपनी ऑडिट कंपनी बनने के बाद होता है तो वो फीस तो पूरी पोस्ट में आएगी, लेकिन टैक्स ऑडिट टर्नओवर देखकर होता है, टर्नओवर ज्यादा होने पर ज्यादा, कम होने पर कम। तो टैक्स ऑडिट फीस का संबंध सेल से होता है, तो उसको बांटते हैं टर्नओवर रेशियो में, सेल रेशियो में। लेकिन इनका क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, कि सिर्फ ऑडिट फीस लिखा हो तब क्या। अब सिर्फ ऑडिट फीस लिखा हो तो क्या करें बेटा। ये तो तय है कि कंपनी बनी है, ये तो तय है कि कंपनी है, कंपनी तो है, कंफर्म है, चैप्टर ही कंपनी का है, तो कौन सा ऑडिट तो हुआ 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 ही होगा, कंपनी तो हुआ ही होगा ना बेटा, क्योंकि कंपनी बनी है, वही चैप्टर है आफ्टर फॉर्मेशन, तो कंपनी ऑडिट तो हुआ ही होगा। कौन सा ऑडिट हो सकता है, हो सकता ना हुआ हो सकता हुआ हो, टैक्स ऑडिट हुआ भी हो सकता है, और यदि टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो टैक्स ऑडिट हुआ ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया हुआ तो है नहीं, कौन सा ऑडिट हुआ, तो कौन सा ऑडिट कंफर्म है हुआ ही होगा, कंपनी ऑडिट तो हुआ ही होगा। तो आपको क्या अज्यूम कर लेना चाहिए उस ऑडिट फीस को, अज्यूमिंग गिवन ऑडिट फीस इज कंपनी ऑडिट फीस, सो उसको हम ऐसा अज्यूम करते हुए सीधे पोस्ट में ले सकते हैं। ये मेरा अपना लॉजिकल एजम्पशन है, ऐसा हम कर सकते हैं। एजम्पशन लिख के आ जाए, अज्यूमिंग इट इज ए कंपनी ऑडिट फीस हैंस टेकन इन पोस्ट पीरियड इंटायरली, और लॉजिक तो है उसके पीछे। एक बार टैक्स ऑडिट ना हो पर कंपनी ऑडिट ना हो, ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा। कंपनी बनी है तो बगैर कंपनी ऑडिट के तो रिटर्न बनेगी ही नहीं, आरओसी रिटर्न जाएगा ही नहीं। हाँ, हाँ बेटा, तो ये कंपनी चूंकि नई है, इसमें कोई पुराना कैपिटल प्रॉफिट है ही नहीं, तो उससे कैपिटल से सेटअप कर कैसे सकते हैं हम, कोई कैपिटल हो ही नहीं पुराना, वो उसका प्रॉफिट पीएल में होगा ना। हाँ, पीएल में जाएगा और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां से प्रॉफिट बटेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। होमवर्क में आपको कौन सा दिया था, मैंने सेकंड दिया था, फोर्थ दिया था, फोर्थ दिया था आपको, होमवर्क में फोर्थ दिया था। अब आप होमवर्क का फिफ्थ कर लें, होमवर्क का फिफ्थ। होमवर्क का फिफ्थ बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सबकी कॉपी में होमवर्क का फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन होना ही चाहिए। बेटा एकेडमी में एक ही टीचर है जो बहुत खूंखार है, और वो है अनिल कुमार नाहटा, जो भूल चुका है कि वो सीए है, भूल चुका है कि वो कभी प्रैक्टिस भी कर चुका है, वो एक टीचर है। और मुझे रिजल्ट की आपकी चिंता बहुत रहती है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, तो मैं चाहूँगा कि आप होमवर्क करके आएंगे, बस मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप होमवर्क करके लाइए फिफ्थ। क्या आपके पास इतना टाइम तो होगा। ये फिफ्थ क्वेश्चन मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम हो गए। क्या इतना टाइम तो आप दोगे ना अकाउंट के ऊपर। तो आपको होमवर्क क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉल्व करना है। मैं होमवर्क चेकिंग स्टार्ट करने वाला हूँ और नाम भी नोट करने वाला हूँ। हाँ, आंसर पे मत जाना, आंसर इसका गलत है, पहले बोल दे रहा हूँ। इसका आंसर ये आ रहा है मेरे ख्याल से, देख लो, जो गिवन है वो नहीं आ रहा, बल्कि आंसर ये आ रहा है फिफ्थ का। आंसर जो गिवन है वो नहीं आएगा, जो रिवाइज है ये नया वाला आएगा, ये और ये आएगा, प्री और पोस्ट का प्रॉफिट ये आएगा। इनके सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि बेटा आपको इतने इजी क्वेश्चन का जब आंसर चेक कर देते हैं तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए, बल्कि आपको खुद से करना चाहिए। कैरेज आउटवर्ड को हमने सेल रेशो में बांटने का तय किया था, लिखा हुआ है कैरेज आउटवर्ड इन सेल रेशो, इनवर्ड नहीं, कैरेज आउटवर्ड को सेल रेशो में। ठीक है बेटा, थैंक यू।
कल होमवर्क 2 चेक होंगे, 4th और 5th। 4th दिया था ना कल, 4th और 5th दोनों होमवर्क चेक होंगे कल आपकी कॉपी में। 4th 5th दोनों होना चाहिए बराबर। थैंक यू। और ये भी होना चाहिए, ये वाला भी।